नमस्कार। चार्ल्स लैम्ब का रोज, उसमें एक ऐसे आपका माई रिलेशंस, उसको आज अपन शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक ऐसे आपके लिए प्रिस्क्राइब किया सिलेबस में। शुरुआत हम करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटी सी बात, हालांकि मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए एक मामूली सी बात होनी चाहिए कि आप इसका यदि उच्चारण इस तरह से करते हैं लैम्ब, तो बेटा ये गलत करते हैं, है ना? पता है ना? क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में जब एम बी आता है तो इसमें ये जो बी यानी ब ध्वनि जो है ये इसमें साइलेंट रहती है। ये आपने पढ़ रखा है, फोनेटिक्स में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस लिहाज से इसका उच्चारण जो है लैम होता है। ब ध्वनि जो है इसको आपको हटा देना होता है। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग। जैसे और भी आपने शब्द पढ़ रखे हैं ना इसी कैटेगरी में, यहां लिख देता हूं। जैसे COMB, इसको आप क्या पढ़ते हैं? कौम। क्या पढ़ेंगे? कौम। यहां पर भी बी साइलेंट है। TOMB, इसको आप क्या पढ़ते हैं? टॉम्ब पढ़ते हैं तो गलत होता है, ठीक है? इसका सही उच्चारण होता है टूम। और इसी तरह से LAMB, इसको आप क्या पढ़ेंगे? लैम, है ना? ऐसे ही CLIMB, इसको क्लाइंब की बजाय आप क्या पढ़ें? क्लाइम। क्लाइम। ओके, तो इसका उच्चारण जो है चार्ल्स लैम्ब किया कीजिएगा, एस्पेशली जब आप किसी और व्यक्ति के समक्ष इस शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो। ठीक है बेटा? खैर, तो शुरुआत करते हैं चार्ल्स लैम्ब के इंट्रोडक्शन के साथ में। लैम्ब का जो जीवन काल रहा है 1775 से 1834, मोटा मोटी आप निकाल लीजिए कितना होता है ना? 1834 में इनकी डेथ होती है। 25 साल इधर हो गए, 25 और 34 इसमें जोड़ दीजिए तो 55, 30 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, उसमें 4 और जोड़ दीजिए, यानी 59 साल। इतना ही होता है कि बेटा? मेरी थोड़ी गणित जो है वो बेचारी कमज़ोर है। आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जिसने लगा लिया वो बता दीजिएगा कमेंट करके। ओके, 59 प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, है। खैर, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस कंप्लीट होते ही हम वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी कुछ नया धमाका करेंगे। ओके, नाउ अब मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इनके पिता का नाम था जॉन लैम्ब। 1799 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जरा निकालिए 1799 में इन भाई साहब की एज कितनी रही होगी? ठीक है, 24। 1775 का जन्म है तो 99 में ये कितने साल की थे? इसके फादर की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं, चार्ल्स लैम्ब की बात कर रहा हूं। चार्ल्स लैम्ब जो है उस वक्त इनकी एज कितनी थी? 24 थी बेटा। कोमल बेटा ठीक हूं अभी? हाँ। इनकी मां का नाम जो था वो था एलिजाबेथ लैम्ब। ओके, अब होता क्या है इनकी एक बहन है जिसका नाम है मैरी लैम्ब, ठीक है? और इनका एक बड़ा भाई भी है, एल्डर ब्रदर, यहां लिख देता हूं, एल्डर ब्रदर, और जिसका नाम है जॉन लैम्ब। जॉन लैम्ब एल्डर ब्रदर है बेटा। इनकी जो सिस्टर है, सिस्टर की क्यों बात करूं, पहले पूरे परिवार की बात कर लेता हूं। इनके परिवार की एक समस्या रही है पागलपन की, ठीक है? इनके परिवार के जो लोग हैं इनको पागलपन के दौरे जो हैं वो पड़ा करते थे, और कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्थितियां जो हैं वो बन जाया करती थी बेटा, ठीक है? कुछ बड़ी सीरियस सिचुएशन जो है हो जाया करती थी। ऐसे ही इनकी जो सिस्टर है जो कि मेंटल इलनेस से पीड़ित थी, उसे 1796 में 1796 में, यानी उस वक्त इस लैम्ब की एज कितनी रही होगी? 21 साल, ठीक है? 21 ईयर्स।
शी किल्ड दियर मदर इन ए सडन अटैक ऑफ मैडनेस। पागलपन का एक दौरा उसको पड़ा। उसकी माँ जो है किचन के अंदर काम कर रही थी। ये मैरी जो है वो भी किचन में जाती है और जो सब्जी काटने का जो चाकू होता है उस चाकू से अपनी माँ को स्टैब कर दिया। ठीक है, छुरा घोंप दिया, चाकू घोंप दिया और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसने अपने पिता को भी घायल कर दिया। ठीक है, अपने पिता पर भी हमला किया, हालांकि वो बच गए। ठीक है, लेकिन इसके 3 वर्ष पश्चात 1799 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। इनका जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, जिसका नाम है जॉन लैम, उसका नाम मैंने यहां नहीं लिखा, क्यों भूल गया, लेकिन यहां याद आ गया। लेकिन एक कारण भी है। जॉन लैम को अपने इस परिवार से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं थे, ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता था। अपना उसने सेपरेट रेजिडेंस बना लिया था, सेपरेट रहता था। परिवार की जो समस्याएं हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, जॉन लैम उसका नाम था बेटा। पैर्थोनिक रिसर्च, बेटा अब क्या ही बताएं, लोग क्या कह रहे हैं उस पर मैं क्या ही जाऊं। ठीक है, आप खुद ग्रामर पढ़ के देखिए, वहां पे आपको फील हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, कोमल ठीक है बेटा, इसका भी टैक्स बेटा डाला हुआ है। ठीक है, अब मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दो, अच्छे से सुनो पढ़ो। ठीक है, अच्छे से। तो इसका भाई अलग रहता था, उसको परिवार से कोई लेना देना नहीं था। अब बहन पागल होगी, मां मर गई, पीछे कौन बच गए, पिता बच गए और सिस्टर बच गई। ठीक है, अब जब इतना खतरनाक पागलपन का दौरा पड़ा है तो उसको जो स्टेट पुलिस जो है वो ले जाती है, पागल खाने में जमा कर देती है, भर्ती करवा देती है मैरी लैम को। लेकिन पागल खाने में खैर इतनी कोई अच्छी केयर नहीं होती। ठीक है, उसने जो कृत्य किया उसको क्षमा करते हुए उसका परिवार जो है मिन्नतें करके मैरी लैम को वापस घर ले आता है कि हम इसकी प्रॉपर देखभाल करेंगे, इसको बाहर आने जाने नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे, यह लोगों के लिए खतरा नहीं बनेगी, हमारी जिम्मेदारी है। उसको घर पे रख लेते हैं और इसके 3 साल बाद में देखिए मृत्यु हो जाती है किसकी, 1799 में इनके पिता की। ठीक है, अब 24 साल का है, एक छोटी बहन है साथ में, अब जिसको कहां छोड़ दें। ठीक है, किसी से प्यार व्यार का चक्कर जरूर था, लेकिन अब कोई इससे शादी कैसे करेगा। शादी करके घर में आएगी कोई तो उसको अपनी जान का खतरा महसूस होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो भाई कौन ही इसे शादी करेगा, तो इसने भी शादी की आस छोड़ दी और अपने पूरे जीवन भर ये कुंवारा रहा कि मैं अपनी बहन की देखभाल कर सकूं, इस वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर 1834 में इसकी खुद की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु की 13 वर्ष आगे तक इसकी बहन जिंदा रहती है। ओके, ओके बेटा। चार्ल्स डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू केयरिंग फॉर हर। ये देख लिया अपने। अब ऐसा नहीं कि जीवन भर पागल रही, पागलपन के बीच बीच में दौरे पड़ते थे इसको, ठीक भी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन कभी कोई बात हो गई तो फिर इसको दौरे पड़ते थे। जब ठीक हो गई तो इसने चार्ल्स लैम के साथ मिलकर के, या यूं कहें चार्ल्स लैम ने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर के शेक्सपियर के जो नाटक है, कहानियां हैं, उसका एक कंपाइलेशन जो है, ठीक है, वो तैयार किया और इसको पब्लिश भी करवाया। ये पब्लिश होता है 1807 में और इसका टाइटल क्या है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसमें शेक्सपियर की जो कहानियां हैं उनको संक्षेप में लिखा गया है और ये स्पेशली बच्चों के लिए है। ये मेरे पास भी बुक रखी है, पूरा कलेक्शन है उसमें शेक्सपियर की कहानियों का। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में आई। चार्ल्स लैम और मैरी लैम, इन दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क है। ओके बेटा,
बिल्कुल, ये बेटा नाम इनके सेम ही है, जॉन लैम। ठीक। हाँ, एक इंफॉर्मेशन जो है मेरे माइंड से थोड़ी स्किप हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये इसकी छोटी बहन नहीं है बेटा, ये भी बड़ी बहन ही है। ठीक है, ये भी इसकी बड़ी बहन है। 1764 में इसका जन्म होता है। ओके, 1764 में जन्म होता है। और कहाँ से की ये रही, 1764 से 1847, ये इसका जीवन काल है। ये भी इससे बड़ी है। अब ये छोटा है, फिर भी इसकी जिम्मेदारी निभाता है। अब देखिए, इसके जीवन में व्यक्तिगत दुख जो है वो बहुत पहले से आना शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर इसके अलावा आगे बात करें, ये जॉन लैम रहा। जॉन लैम इसका बड़ा भाई, परिवार से अलग रहता था। ठीक है, कभी अपने परिवार के मुसीबत के समय उनके काम नहीं आया। ठीक है, मैरिटल स्टेटस मैंने अभी बता ही दिया। लैम ने अपना व्यक्तिगत जीवन जो है वो कुर्बान कर दिया। ठीक है, शादी नहीं करी। और मैरी जो बड़ी बहन थी इसकी, 1764 में देखो जन्म हुआ था इसका, कितनी बड़ी हो गई? ठीक है, 11 साल इससे बड़ी थी। उस बहन की देखभाल के लिए उसने कभी शादी नहीं करी। और ये फैमिली ट्रेजेडी जो है वो सारी यहाँ पे आई गई है कि द इंसिडेंट ऑफ हिज मदर्स डेथ डीपली अफेक्टेड लैम्स लाइफ एंड राइटिंग्स। माँ की मृत्यु, बहन का पागलपन, माँ के तुरंत बाद में पिता की मृत्यु, ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। देवम बिश्नोई, बेटा क्या करना चाह रहे हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आप अपनी स्क्रीन को तो जूम इन एंड आउट कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये परिवार का बेटा सबसे छोटा बेटा था ये। अब इसके जो एसेज हैं उसके अंदर हमें एक चीज खास तौर से देखने को मिलती है, वो है पैथोस। पैथोस यानी करुणा, दया, ये चीज देखने को मिलती है। और वो चीज कहां से आ रही है, उसका सोर्स क्या है? जो इसके जीवन में जो ट्रेजेडी है वही उसका सोर्स है। ठीक है, वही उसका सोर्स है। इमोशनल बॉन्ड देखें, अपनी बड़ी बहन मैरी के साथ में इमोशनल रूप से कनेक्टेड था। ठीक है, पूरे जीवन भर ये साथ रहे। और इनका रिलेशनशिप जो है मोस्ट टचिंग एस्पेक्ट ऑफ लैम्स बायोग्राफी, लैम की जो बायोग्राफी है उसका सबसे ज्यादा मार्मिक ये पहलू है उसके जीवन का, उसकी बायोग्राफी का, उसके जीवन का। ठीक है, इस पे अब थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बातें और बताऊंगा आपको। चार्ल्स लैम ने जो एसेज लिखे हैं, ठीक है, जैसे चाहे आपका ये माय रिलेशंस हो, ड्रीम चिल्ड्रन हो, चिमनी स्वीपर हो, या कोई सा भी व्हाटएवर, कोई सा भी ऐसे हो, जितने भी उसने एसेज लिखे हैं उसने एलिया नाम से लिखे हैं। ये बात पता है ना आपको? नहीं पता तो यहां क्लियर कर लेते हैं बेटा इसको। इसने जो भी एसेज लिखे हैं वो किस नाम से लिखे हैं? एलिया नाम से लिखे हैं। ये इसका छद्म नाम है। ठीक है, बतौर लेखक इसका नाम है। ओके, अब ध्यान से सुने, ये नाम इसने कहां से लिया, ये छद्म नाम जो है इसको कहां से मिला? तो इसने अपनी आजीविका कमाने के लिए, क्योंकि भैया देखो लेखक जो है ऐसा तो नहीं हर कोई लेखक चेतन भगत होता है। ठीक है, चेतन भगत का नाम मैंने क्यों लिया पता है क्या? चेतन भगत का इसलिए लिया है कि चेतन भगत एक ऐसा लेखक है जो इंडियन राइटर से जितने भी उनमें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वाला है। ठीक है, यानी पैसे खूब कमाता है ना, लेखनी के माध्यम से। तो वैसे तो खैर वो तो वैसे ही दिमाग वाला व्यक्ति है भाई, IITian वो है। इसके अलावा IIM अहमदाबाद का स्टूडेंट रहा है, सिंगापुर में नौकरी करी है बैंक की, करोड़ों का पैकेज छोड़ करके फिर लेखक बना है। उसकी किताबों पे फिल्में बनी हैं, 3 इडियट्स मान लो, आई काई पोचे वो मान लो, ठीक है, 2 स्टेट्स मान लो, कोई से मान लो, और भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। तो काफ़ी ऐसा पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं था बेचारे के साथ, है ना। तो वहाँ से कोई अर्निंग नहीं होती थी, आजीविका कमानी थी। इसलिए साउथ सी हाउस नाम से एक कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, साउथ सी हाउस,
ये कंपनी का नाम था। इस कंपनी में जहां ये जिस टेबल पे बैठता था उसके बगल में ही कोई इटालियन व्यक्ति भी काम करता था, बगल वाले टेबल पे बैठता था, और उसका निकनेम जो था, सरनेम नॉट निकनेम, उसका सरनेम जो था वो एलिया था। फिर इसने साउथ सी हाउस कंपनी छोड़ दी, ठीक है, और लेखन कार्य करता रहा। कहाँ किया इसने किया ईस्ट इंडिया कंपनी में। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने भारत को बर्बाद किया, ठीक है। और इस कंपनी में उसने लगभग 33 इयर्स तक काम किया, और बतौर क्लार्क, ठीक है, बतौर क्लार्क इसने काम किया था 33 साल तक। तो वहां ये पोर्ट के ऊपर थी कंपनी, बंदरगाह पे, वहां ऑफिस था, वहां काम करता था। तो जो लूज पेपर्स होते थे उन पे ये राइटिंग का वर्क किया करता था। और उसने अपना छद्म नेम क्या रखा? एलिया रखा। कहाँ से आया? साउथ सी हाउस में जब काम करता था तो इसके साथ का कलीग जो था इटालियन था, उसका सरनेम एलिया था। वो नाम जो है काफ़ी इसको स्ट्राइक किया, अच्छा लगा, उसने वो नाम रख लिया, ठीक है। ये रही इसकी कहानी एलिया की। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेम एंड पीरियड। चार्ल्स लैम कौन सी एज का? भी रोमांटिक एज का है, रोमांटिक एज का है। रोमांटिक एज के हम पोइट्स को ज़्यादा जानते हैं, उन्हीं का नाम ज़्यादा याद रखते हैं, लेकिन आप इनको भी, कोमल राठौर, बेटा सही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल यही है जो मैंने बोला, क्लार्क। अपन क्लर्क करते रहते हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है? क्लार्क होता है, ठीक है। और इस चीज़ पे आप लोग भी ऐसे ना बिल्कुल गौर फरमाया कीजिए। ये देखो, आप इस पे लिखो और फिर आप नीचे चलो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, उस पर क्लिक कर दिया करो, तो आपको देखो ऐसे दिख जाएगा, क्लार्क दिख रहा है क्या? ये रहा इसका प्रोनाउंसिएशन। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, क्लार्क, ओके। ये क्लर्क नहीं होता, इट इज क्लार्क। तो आप हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। तो रोमांटिक एज के पोइट्स का तो अपन नाम याद रखते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन की जो पोइट्स हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कोलरिज हैं, रॉबर्ट साउदी हैं। सेकंड जनरेशन में आपके पी.बी. शैली हैं, जॉन कीट्स हैं, और एक नाम और है, बायरन। इन 6 का नाम आप रोमांटिक एज के पोइट्स के तौर पे प्रमुखतः याद रखते हैं। लेकिन रोमांटिक एज के जो प्रोज राइटर्स हैं उनमें इनका नाम टॉप पे आता है। तो ये रोमांटिक एज के क्या है? प्रोज राइटर हैं। दूसरे और नाम भी हैं, मैंने जानबूझ के लिखे हैं, ठीक है। जैसे विलियम हैजलिट है, जिनकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द एज। थॉमस डी क्विंसी, इनकी बहुत चर्चित किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ओके। तो उनमें हालांकि 1-2 नाम और भी हैं, लेकिन ये जो रोमांटिक एज के जो पोइट्स के अलावा जो प्रोज राइटर्स के मैंने नाम लिए हैं, उनमें ऊपरी पायदान पर इनका नाम आता है। तो रोमांटिक एज के प्रोज राइटर हैं, ठीक है। इस पर भी बेटा एमसीक्यू आ सकता है, आरपीएससी का जैसे बदलता हुआ ट्रेंड है ना, उनके अकॉर्डिंग इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि चार्ल्स लैम जो है ये कौन सी एज के प्रोज राइटर हैं, ऐसा करके पूछ सकते हैं, ओके। या और कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। तो पहला तथ्य आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है। फिर टाइटल, इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है, अर्थात वो निबंधकार जो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं उनका राजा या राजकुमार इनको कहा जाता है। क्लियर? अब इस संदर्भ में कुछ चीजें मैंने देखो आपको ऑलरेडी पहले बता रखी हैं। एक तो मैंने आपको देखो क्या बताया, पहला तथ्य है, जो बच्चे नए जुड़े हैं ध्यान में रखें हमेशा, फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है? मॉन्टेन, फ्रेंच राइटर, जिनकी पुस्तक का नाम क्या था? एसाइस। जो क्या कहते थे कि आई माई सेल्फ इज द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक, देन वाई शुड आई राइट फॉर अदर्स।
मेरी पुस्तक का विषय मैं खुद हूं, मैं दूसरों के लिए क्यों लिखूं, तो ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखते थे, सब्जेक्टिव लिखते थे। फिर बारी आती है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे का बापू किसे कहा जाता है? तो भाई इसमें नाम आता है बेकन का। किसका नाम आता है? बेकन का। फिर बारी आती है फादर ऑफ पीरियोडिकल एसे, तो नाम आता है जोसेफ एडिशन का। ठीक है, और अब नाम क्या चल रहा है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसाइस्ट, तो नाम किसका आएगा? चार्ल्स लैम का नाम आएगा बेटा। ओके, इस पे जरूर ध्यान दे लेना। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे नहीं है, एसेइस्ट है। अरे राजकुमार कौन होता है? व्यक्ति होता है, और ऐसे क्या है? व्यक्ति थोड़ी है। इसलिए क्या है? एसेइस्ट है, ये ध्यान रखना। अब देखो आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बेकन का दे रखा है कि नहीं दे रखा? दे रखा है ना। कौन सा है? ऑफ स्टडीज। फादर ऑफ पीरियडिकल एसे जोसेफ एडिशन का, मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट का चार्ल्स लैम्ब का माय रिलेशंस। तो देखो जो ऐसे नाम से जो चलता है ना, उसमें सारा जूस जो है आपको दे दिया आपको। फादर ऑफ ऐसे मॉन्टेन का क्यों नहीं दिया? कि फ्रेंच का है भाई, और अपने इंग्लिश लिटरेचर से ताल्लुक रख रहे हैं। ठीक है, वो फ्रेंच का था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा आप लोग। चलो, फॉर्म मास्टर्ड, अर्थात कौन सी फॉर्म के ये मास्टर ब्लास्टर थे। इनको फैमिलियर या पर्सनल ऐसे का मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। अरे पर्सनल तो आप जानती हो, फैमिलियर का मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं जिनसे आप और मैं परिचित से लगते हैं। इनको पढ़ करके एक अपनापन सा फील होता है, फैमिली टाइप फील होता है। अपनी खुद की फैमिली की बात करेंगे, ठीक है, आज वाले ऐसे में भी करेंगे। ठीक है, पर्सनल एस्पेक्ट पे ही बात करते हैं, है ना। और जब आप फैमिली की बात, अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी फैमिली में बैठ करके क्या औपचारिक तरीके से बात करते हैं क्या? क्या मम्मी आपके कमरे में आने से पहले पूछती हैं, बेटा नॉक नॉक, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊं? आप कहते हैं यस मॉम प्लीज डू कम, आइए ना, स्वागत है आपका। ऐसा कभी होता है? नहीं, मम्मी तो बेधड़क आती है ऐसे ही है। यानी ये फॉर्मेलिटी थोड़ी करती है, इनफॉर्मल। तो ऑब्वियसली जहां पर फैमिलियर या पर्सनल ये जो शब्द आ जाएंगे तो वहां पर लैंग्वेज कैसी हो जाएगी? इनफॉर्मल। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा? इंटीमेसी, तो इंटीमेट स्टाइल हो जाएगी, है ना। और कॉन्वर्सेशनल टोन जो है वहां पर स्थापित हो जाएगा। अच्छा सुरभि कह रही हाँ मम्मी पूछ के आती है, बेटा फिर तो गड़बड़ है, या तो मम्मी में नहीं कि तुम में गड़बड़ है, फिर तो इसको ठीक करो बेटा। ऐसे नहीं, मम्मी को तो पूरे अधिकार दे के रखो, है ना। जिनकी जितनी उनसे डांट डपट लेनी है ना वो ले लो। एक उम्र ऐसी आएगी कि फिर उसके बाद में वाकई में इस डांट डपट के लिए तरस जाओगे बेटा। Really great experience attending the very first of your live classes. At the current I am trying to cover up the already uploaded. Okay बेटा, ठीक है बेटा। रनिंग बिहाइंड नहीं, आप पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, आपको साथ दौड़ाएंगे, हाथ पकड़ के दौड़ाएंगे, ठीक है ना, टेंशन ना लो। देखो मैं एक दो दिन में एक बहुत अच्छा सा वीडियो तैयार कर रहा हूँ। टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, मेरा टाइम जरूर उसमें लग रहा है, लेकिन मेरे खास तौर से वो विद्यार्थी जो नए हो चाहे पुराने हो, उस वीडियो को देखने के बाद में उनमें ऐसी आग लगाऊंगा ना, उनको लगेगा कि मैं ये जो मेरे 5 महीने बचे ना, मैं 5 महीने को 10 महीने बना दूंगा। तो वो आग यदि आपको लगानी है ना अपने सीने के भीतर, तो उस वीडियो को जरूर देखना बेटा। यूट्यूब पे आएगा, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर आएगा। जिस दिन इंडिया
कहा कोई मैच नहीं होगा उस दिन लेके आऊंगा, ठीक है। आज तो खैर मैच है, कल नहीं होगा, ठीक है। या तो कल आ जाएगा वीडियो या फिर मैच के आगे वाले दिन आएगा, ओके। खैर देखो, पेन नेम या शूडोनिम, ठीक है, तो वो क्या है, एलिया है। क्या किस्सा है बता चुका हूं। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, अरे अपनी जिंदगी के सामान्य से अनुभव। कौन से? चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, लॉनलीनेस। अकेलापन कहां से आया इसमें, पता है ना आपको? बुक्स, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड लंदन लाइफ। लंदन लाइफ क्यों? क्यों भैया लंदन शहर में रहता था, तो वहां की बात करेगा। सुरभि बेटा कोई नहीं, ये डांट है ना बड़ी कीमती है। आफ्टर ए स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, आप इन सब चीजों को मिस करेंगे। तो पेरेंट्स कभी डांटते हैं ना, तो कभी भी भूल करके अपनी व्यवहार से, अपनी आंखों से, अपनी जुबान से, आपके जेस्चर से कभी भी उनको बुरा मत लगने देना। दे आर लिविंग गॉड्स, दे आर लिविंग गॉड्स, ट्रूली आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। दे आर लिविंग गॉड्स एंड you just know the value of these gods after their departure from this world. And recently I have lost my one of my living god, so that's why I just है ना, ध्यान रखिएगा बेटा। खैर, सब्जेक्ट मैटर की बात हो गई। अब इसके बाद में आगे चलो, मेजर वर्क्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एसेज ऑफ एलिया 1823 में पब्लिश होता है बेटा। एसेज ऑफ एलिया 1823 में पब्लिश होता है, ठीक है। एकदम से पब्लिश नहीं हुआ, ये शुरुआत होती है एक्चुअल में 1820 में। शुरुआत कहां से होती है? द लंदन मैगजीन नाम से एक मैगजीन पब्लिश होती थी, उसमें भाई साहब के जो ऐसे हैं वो पब्लिश हुआ करते थे। 1820 में पब्लिश होना शुरू हुए और ये सिलसिला जो है 25 तक चला। ओके कुंफू बेटा, आपका कमेंट सॉरी मैं देख नहीं पाया बेटा। मालगुडी डेज में बेटा, हाँ बिल्कुल पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। कुंफू बेटा आपका देख नहीं पाया मैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, है ना। लंदन मैगजीन में 1820 से लेकर 1825 तक ये सिलसिला चला और इसी बीच में 1823 में इनकी ये पुस्तक आ जाती है एसेज ऑफ एलिया नाम से। फिर लास्ट एसेज ऑफ एलिया ये पब्लिश होता है 1833 में। और ध्यान दीजिएगा, ये जो 1823 में जो पुस्तक आई थी उसमें जो ऐसे थे वो 1833 वाले में इंक्लूड नहीं थे। इसमें सारे के सारे क्या थे? ऑल न्यू वंस, सारे के सारे नए थे। लिटरेरी पीरियड्स में डेट बहुत ज्यादा है बेटा, है मेरी बनाई हुई नहीं है बेटा, ठीक है, जो है सो है बेटा, ठीक है। मैं करवा दूंगा, वापस से करवा दूंगा। आप ये जितने भी मैंने वीडियोस पहले करवा रखे हैं ना आपको रिकॉर्डेड में, उनके मैं एक एक स्पेशल वीडियो और लेके आऊंगा, आप टेंशन ना लो। उनको कैसे याद करें, किस तरह से करें, तो एक बार थोड़ा सा, एक बार मुझे सिलेबस से एक बार थोड़ा सा निपट जाने दो, फिर देखो आप, ठीक है ना। मैं करवा दूंगा बेटा, आप लोगों को याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो एसेज ऑफ एलिया में जो निबंध शामिल थे वो द लास्ट एसेज ऑफ एलिया में शामिल नहीं थे। इसमें बिल्कुल सारे के सारे नए आए थे, ओके, ठीक है। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ने लिखा मैरी लैम के साथ मिलकर के। अब देखो एक बार थोड़ा कंपैरिजन कर लो बेकन के साथ में। बेकन का जो पहला जो निबंधों का संकलन आया, टाइटल इसका हमेशा एसेज रहा, बेकन वाले का एसेज। ये पहला आया था 1597 में, इसके अंदर 10 निबंध थे। फिर दूसरा आया 1612 में, फिर इन 10 को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। और तो नए कितने थे? 28, और पुराने कितने थे? 10, ठीक है। फिर 1625 में अंतिम किस्त आई, उसके अंदर 38 ये थे, ठीक है।
और 20 नए थे। ये लो, इन पुरानों को ये अगले वाले में शामिल करता गया। लेकिन चार्ल्स लैम्ब का ऐसा नहीं है, उसके 2 कलेक्शंस आए और दोनों के दोनों बिल्कुल क्या थे, नए थे। ठीक है, पुराने वाले को इसमें रिपीट नहीं किया गया। मनीष बेटा करवा देंगे, एक बार थोड़ा तसल्ली रखो यार, जो वर्तमान है एक बार उसको तो करो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है, एक बार इसको तो करो। मैं फिर से बार बार देखो बातें दोहराते यार थोड़ा थक सा गया हूं, करवा दूंगा बेटा उसको भी। अब ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आपको इसके एसेज में देखने को मिलेंगे बेटा, लेकिन ऑटोबायोग्राफी के साथ में भी भाई साहब ने कुछ गड़बड़ करी, छेड़छाड़ करी है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या है कि अपने निजी जीवन की जो बातें हैं उनको ऐसे के अंदर शामिल करना, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल के साथ साथ में उनमें कहीं कहीं ये क्या कर देते हैं, फिक्शन, कल्पना, उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आधी हकीकत आधा फसाना। ठीक है, आधी हकीकत आधा फसाना, यही है चार्ल्स लैम्ब का माई रिलेशंस। अर्थात उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है और उसमें थोड़े कल्पना का मिश्रण भी है, सारी बातें जो है सच नहीं है, थोड़ा सा कल्पना का सहारा भी इसमें लिया गया है। और वो खास तौर से एक कैरेक्टर जो उसने गढ़ा है, या एक नाम जो उसने गढ़ा है, और वो नाम क्या है, एलिया, इसके सहारे। कैसे, वो आपको यहां समझ में आएगा। देखो आगे अभी मैं बता ही देता हूं, बताना तो खैर ही है आपको। हाँ, यहां से चलो, इसमें ये रहा। ठीक है, जैसे इस ऐसे के अंदर, वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों का परिचय देता है। ठीक, जैसे अपने एक बड़े भाई का, जिसका मैंने आपको नाम बताया, जॉन लैम्ब। तो जॉन लैम्ब की बजाय भाई साहब ने इसको जो क्या नाम दे दिया, जेम्स एलिया। ठीक है, कई जगह यो करके भी दे देता है, जे एलिया। एलिया नाम से समझ जाओ लैम्ब है, क्योंकि इसने अपना सरनेम क्या निर्धारित कर लिया था, एलिया को उठा करके लैम्ब कर लिया था। क्या कर लिया था? ठीक है, फिर इसी तरह से इसकी जो सिस्टर है उसको कई बार क्या लिख देता था, एम एलिया, यानी मैरी एलिया। तो जे एलिया से अपन समझ जाएंगे। ठीक है, ये जेम्स लैम्ब की बात हो रही है। एम एलिया से समझ जाएंगे, ये मैरी लैम्ब की बात हो रही है। यहां पर इसने और ही परिवर्तन कर दिया, इसने अपनी सिस्टर को क्या नाम दिया है, ब्रिजेट एलिया, और अपने बड़े भाई को क्या नाम दिया है, जेम्स एलिया। ठीक है, ओके, यहां पर ब्रिजेट एलिया और जेम्स एलिया ये नाम दिया है। तो इस तरह से इसने किसका सहारा लिया, कल्पना का। यहां पर इसको अपनी रियल सिस्टर नहीं बताया, कजिन बताया। वो भी क्या बताया है, जेम्स एलिया और ब्रिजेट एलिया को कजिन बताया है, मेरे सगे भाई बहन नहीं है, ये नहीं बताया उसने। उसने कहा मेरे कजिन हैं, जिसमें एक का नाम है जेम्स एलिया और एक का नाम है ब्रिजेट एलिया। सगे भाई बहन नहीं बताया। तो ये क्या है, कल्पना, फिक्शन। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में भी ये क्या कर रहे हैं, फिक्शन का सहारा ले रहे हैं। बेटा सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नहीं कहेंगे, इसको फुल्ली ऑटोबायोग्राफिकली कहेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो फिक्शनलाइज्ड, इसको फिक्शनलाइज किया गया है, इस तरह से कहेंगे अपन। ठीक है, अब चलो आगे टोन की बात करते हैं। तो काफी जेंटल है, रिफ्लेक्टिव यानी थॉटफुल है, अपने पास्ट को याद करता है, पास्ट को अच्छा बताता है, नॉस्टैल्जिक है, ह्यूमरस, जो अपनी व्यक्तिगत जो सफरिंग्स है, पर्सनल सफरिंग्स है,
उसमें से भी हास्य उत्पन्न करता है। सोचिए जरा, एक बार एक कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपके सामने घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, आपको उस पर दया आ रही है और वो वाकई में हास्य उत्पन्न करे, मतलब वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है कि जिससे आप या आपको हंसाने की कोशिश करता है, खुद परेशान है बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी, ठीक है, और वो व्यक्ति आपको थोड़ा हंसाने की, गुदगुदाने की कोशिश करता है, तो आपके मन में दो फीलिंग एक साथ पैरेलली रन्स तोड़ती हैं, चलती हैं, आती हैं। कौन सी? एक तो उस पर दया यानी पैथोस, और दूसरा हास्य यानी ह्यूमर। तो ये चार्ल्स लैम्ब की खूबी है कि उसमें ह्यूमर एंड पैथोस, ये दोनों चीजें ऑल टुगेदर यू जस्ट सी इन हिज एसेज, एक साथ आपको उसके एसेज के अंदर आपको देखने को मिलती हैं दो चीजें, ह्यूमर एंड पैथोस, ठीक है। तो ह्यूमर एंड क्वाइटली मेलैंकोलिक, और वो ह्यूमर भी कैसा है, उसमें थोड़ा दुख का मिश्रण है, और इसमें से मन में क्या क्रिएट होता है? पैथोस, करुणा का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। ह्यूमर एंड पैथोस, ठीक है, इसको आगे बताने की जरूरत नहीं है। व्यू ऑफ द पास्ट, पास्ट को कैसे देखता है? पास्ट को रोमांटिक नॉस्टैल्जिया फॉर्म में देखता है, अर्थात रोमांटिक, आइडियलाइज्ड, अच्छा, यानी आइडियलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के जो दिन थे उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त करता है, आइडियलाइज्ड फॉर्म में, आदर्श रूप में। एंड बाइगोन कस्टम्स, और वो परंपराएं, वो चीजें, वो कार्य जो बाइगोन हो चुके, जो जा चुके, अब वर्तमान में नहीं है, ठीक है, उनको भी याद करता है, अच्छे से याद करता है, उनको आइडियलाइज्ड फॉर्म में याद करता है। स्टाइल की बात करें तो इडियोसिंक्रेटिक है, अर्थात विशिष्ट लेखन शैली से संबंधित है। कैसे है आपको बताऊंगा। इसमें रैम्बलिंग आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, यानी लंबे लंबे सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है, उलझे हुए सेंटेंसेस मिलेंगे, और यही इसकी विशिष्ट बात है, खास बात है। यहां पर इसके उलट हमें बेकन की याद जरूर आती है। बेकन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके सेंटेंसेस छोटे होते हैं। बेकन का निबंध आधा पेज, एक पेज मैक्सिमम, इतना सा होता है, और इसके 3-3, 4-4 पेजेस के एसेज होते हैं। बेकन की जो स्टाइल है वो अफोरिस्टिक है, ठीक है, एपिग्रामेटिक है, उसमें कम शब्दों में अधिक बात कही जाती है। यहां पर लाइनें खूब लंबी लंबी हैं, क्यों? क्योंकि दे आर फुल ऑफ इमोशंस। मीनिंग भले कम हो, मैसेज भले कम हो, बट दे आर फुल ऑफ इमोशंस। दूसरी तरफ बेकन की जो पंक्तियां हैं, दे आर फुल ऑफ विट, दे फुल ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम है, एक नॉर्थ स्टार है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इस तरह से है। फ्लेक्सिबल है, म्यूजिकल है, एंड कॉन्वर्सेशनल है। इसके बारे में थोड़ी पहले ही बात करी है। सेंटेंसेस देखो अब कैसे यूज करेगा, लॉन्ग। अब कौन सा वाक्य जो है थोड़ा इजी समझ में आता है, जो छोटा होता है वो समझ में आता है, या लंबा? तो स्वाभाविक सा उत्तर है कि छोटे वाक्य अच्छे से थोड़ा समझ में आते हैं। सेंटेंस जितना लंबा होगा उतना ही वो उलझा हुआ होगा, उतने ही कैसे होंगे? उलझे हुए होंगे, रैम्बलिंग होंगे। रैम्बलिंग यानी उलझाने वाला। तो लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, कई बार तो 8-8, 10-10 लाइन के भी आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। एक सेंटेंस ऐसा, बीच में कोमा, फिर कोई दूसरी बात, फिर कोमा, फिर कहीं सेमीकोलन, फिर कुछ दूसरी बात, ठीक है। तो इस वजह से हमें बीच बीच में डाइग्रेशन यानी भटकाव, वो भी हमें देखने को मिलता है विचारों में, और यही चीज इसकी खूबसूरती है। अब आप कहेंगे सर ये खूबसूरती कैसी है? क्योंकि हम जब कभी किसी स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं, या आप ही क्यों, कोई भी व्यक्ति जब लेखन शैली की बात करता है, तो उसकी सबसे पहली सलाह जो क्या होती है कि सेंटेंसेस को बिल्कुल कसा हुआ लिखें, मतलब बिल्कुल टाइट का मतलब थोड़ा छोटा लिखें, अपनी बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहें, उसमें डाइग्रेशन नहीं होना चाहिए, सेंटेंस अननेसेसरीली लंबे नहीं होने चाहिए, लंबे होंगे तो रैम्बलिंग हो जाएंगे। तो यहां पर भाई साहब क्या कर रहे हैं? लॉन्ग, लंबे, ठीक है, और रैम्बलिंग सेंटेंसेस, उलझाने वाले वाक्य, और जिसमें एक ही बात के अंदर कई कई विचार जो है कोमा लगा करके चिपकाता जाएगा,
ठीक है, विद शार्प एफोरिज्म एंड एपिग्राम्स, जिसमें कई बार बीच बीच में एपिग्राम का भी यूज करेगा, लोकोक्तियां, सुक्तियां, उनकी बात कर लेगा, एफोरिस्टिक स्टाइल भी अपनाने की कोशिश करेगा बीच बीच में, यानी कम शब्दों में अधिक बात। ठीक है, लेकिन ये अधिक शब्द ही काम में लेता है, कम शब्द तो काम में होते ही नहीं इसके। लैंग्वेज की बात करें, सिंपल तो है लेकिन सजेस्टिव है। सजेस्टिव का मतलब हमें तय करना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। कॉलेक्वल ईज विद लिटरेरी एलिगेंस, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बोलचाल किसी भाषा लगेगी, कॉलेक्वल ईज, लेकिन लिटरेरी एलिगेंस जो है वो भी इस पे छिपा हुआ आपको मिलेगा। फिर आगे चलें, यूज ऑफ डाइग्रेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अब लंबे लंबे सेंटेंस लेगा तो उसमें भटकाव तो आएगा, इसलिए फ्रीक्वेंट, बार बार ऐसा होता है, एक दो बार नहीं, पूरे निबंध में ही आपको इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। डेलिब्रेट डाइग्रेशंस दैट ऐड इंटीमेसी एंड चार्म, लेकिन ये जो जानबूझ करके, डेलिब्रेट एंड जानबूझ करके जो भटकाव लेकर के आता है वाक्य के अंदर, वो इंटीमेसी और चार्म अर्थात अट्रैक्शन पैदा करता है इसकी शैली के प्रति। इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म्स कॉमन इंसिडेंट्स इनटू मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, कल्पना के माध्यम से ये क्या करता है, एक साधारण सी घटना को एक याद रखने लायक अनुभव में तब्दील कर देता है कल्पना का प्रयोग करके। तो प्योरली ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, साथ में कल्पना का भी इसमें सहारा लिया गया है। फिर अर्बन सेंसिबिलिटी, क्यों भाई, अरे लंदन में जन्मा है, वहीं पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, मरा वहीं पे, तो लंदन जो इसकी नस नस में बसा हुआ है। ठीक है, तो लंदन क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई, तो वहां की बात करेगा, जैसे हाथरॉन स्ट्रीट या और कोई एसेक्स वैक्सेक्स, मतलब वहां की कस्बों की बात, किसी पर्टिकुलर गली की बात, ठीक है, वो नाम ले देगा, है ना। तो डीप लव फॉर लंदन स्ट्रीट्स, इन्स यानी होटल्स, पुराने जमाने में होटल को इन कहा करते थे, आजकल भी बड़े बड़े जो होटल वगैरह हैं वो ऐसे अपने होटल शब्द को काम में लेने की बजाय इन शब्द काम में लेते हैं। जैसे जयपुर में यहीं सिंधी गेम के आसपास, ठीक है, वहीं पे एक होटल कंट्री इन नाम से एक बड़ा शानदार होटल है ना। तो इन का मतलब क्या है, होटल। एंड एवरीडे सिटी सीन्स, तो क्या करेगा, लंदन की गलियां, लंदन की होटल और लंदन की जो सिटी जो है, लंदन सिटी जो है, उसके जो एवरीडे सीन्स जो होते रहते हैं उनके बारे में बताएगा। ठीक है, मॉरल आउटलुक ह्यूमनिस्टिक है, कंपैशनेट है, अवॉइड्स प्रीचिंग, ज्ञान नहीं देता, मानवतावादी है, थोड़ा करुणावादी भी है, दया भी दिखाता है। ठीक है, अवॉइड्स प्रीचिंग, लेकिन ये प्रीच नहीं करता, उपदेश नहीं देता, उपदेशात्मक शैली इसकी नहीं है। रोमांटिक फीचर्स भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिविटी यानी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, इमोशन देखने को मिलेंगे, इमेजिनेशन देखने को मिलेंगे, नोस्टैल्जिया देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये सारी बातें अभी मैं आपको ऊपर बता के चला गया हूं, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये सारी की सारी क्या है, रोमांटिक एज की फीचर्स हैं। अच्छा, अर्बन सेंसिबिलिटी जो है ये रोमांटिक एज की फीचर नहीं है ना, आपके मन में आ सकता है, लेकिन किसके लिए, पोएट्स के लिए। पोएट क्या करता है, रोमांटिक एज का पोएट क्या करता है, वो नेचर की बात करता है, नदी, पहाड़, जंगल, इनकी बात करता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, अर्बन सेंसिबिलिटी की बात करी है, शहर में भी रोमांटिक फीचर्स ढूंढ लिए इसने। ठीक है, तो ऐसे जो है वो बेचारा वो गांव जंगलों की कहां बात करेगा, उसके लिए तो इसको टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके लिए ऐसा टॉपिक ही नहीं है। ओके, हालांकि एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसमें जो कुछ क्लासिकल राइटर्स हैं उनका प्रभाव जो है वो इस पर देखने को मिलता है, चार्ल्स लैम्ब पर, तो उसकी वजह से भी अर्बन सेंसिबिलिटी जो है इसमें आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा कि अगला ही बिंदु है, क्लासिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, कुछ क्लासिकल राइटर्स जैसे सर टॉमस ब्राउन है, क्लासिकल एज का, नियो क्लासिकल एज का, एंड रॉबर्ट बर्टन,
इनका प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। सर टॉमस ब्राउन जो है, उनकी एक पुस्तक है क्रिश्चियन मोरल्स, उसका जिक्र तो ये शुरुआत में ही अपने निबंध में कर देता है। ठीक है, तो ये क्लासिकल इन्फ्लुएंस जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है शहरीकरण का। कैरेक्टर स्केचिंग की बात करें तो विविड पोर्ट्रेयल ऑफ माइनर कैरेक्टर्स को भी अच्छे से दर्शाता है विद सिंपैथी एंड जेंटल आयरनी। इस मामले में आपने जो चिमनी स्वीपर का भी पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, कुछ सबऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से वो प्रस्तुत करता है। लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं भाई, ठीक है, इसकी कुछ कमियां तो नहीं कहेंगे, इस मतलब एक दायरा थोड़ा सीमित है। लैक्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, यूं कह सकते हैं आप। इसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये नहीं देता, बेकन देता है। सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं है ऐसे का, बेकन करता है ना। तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। अब चलिए फॉर्म, स्ट्रक्चर, स्टाइल की बात कर लेते हैं इस ऐसे की जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, थोड़ी देर कर पाएंगे, खैर कोई बात नहीं, जितनी देर कर पाते हैं उतनी देर कर लेते हैं। पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं बेटा। फैमिलियर है, पर्सनल ऐसे है, ठीक है। किस नाम से लिखा गया है? एलिया नाम से लिखा है इसने, कभी भी चार्ल्स लैम लिखा हो नहीं मिलेगा। हम जानते हैं, हम अब पढ़ते हैं चार्ल्स लैम के अंडर, इस नाम के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसने किस नाम के तहत लिखा, पेन नेम क्या है, श्यूडोनिम क्या है, एलिया है। इनफॉर्मल है, इंटीमेट है, कॉन्वर्सेशनल इन मैनर है। ऑटोबायोग्राफी और फिक्शन साथ में मिले हुए। इस ऐसे की बात कर रहे हैं अपन, वो ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, अब केवल इस ऐसे के संदर्भ में तो सारी चीजें यहां पर भी देखो लागू हो रही हैं। रियल इमोशन प्रेजेंटेड थ्रू इमेजिनरी रिलेटिव्स, काल्पनिक रिश्तेदारों के माध्यम से उसने अपनी रियल इमोशंस को प्रस्तुत किया है हमारे समक्ष। काल्पनिक रिश्तेदार कौन से है भाई? जेम्स एलिया एंड ब्रिजेट एलिया, ठीक है। ये काल्पनिक नाम लिए हैं, लेकिन हकीकत में ये इसके सगे भाई बहन हैं। इसमें से वर्णन केवल एक का करेगा, इसमें कैरेक्टर्स के भले इसने 3 नाम लिए हैं, लेकिन जेम्स जो है, जेम्स एलिया, उसके लिए ये कह के छोड़ देता है कि किसी और दिन बात करेंगे इसकी, किसी और दिन आपको उसके बारे में बताऊंगा। केवल अपनी आंट और अपनी सिस्टर के बारे में बात करता है, ठीक है। नॉट आर्ग्यूमेंटेटिव और एनालिटिकल, ये आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। थॉटफुल है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है। यूजेस ह्यूमर एंड जेंटल आयरनी टू कमेंट ऑन ह्यूमन नेचर एंड सोशल प्राइड, ये हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अभी जैसे बात चल रही थी, लॉजिकल नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो कैसा है? लूज है, डाइग्रेसिव स्ट्रक्चर है। डाइग्रेसिव यानी भटकाव वाला, कभी क्या कह रहा है कभी क्या कह रहा है। अब हमें खुद को समेटना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। जो इसने लिखा है उसको एक क्रम में अपने को ही रखना पड़ेगा, ये भाई साहब जहमत नहीं उठाएंगे। रादर देन ए रिजिड लॉजिकल ऑर्डर, तो रिजिड लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, बल्कि लूज है, डाइग्रेसिव स्ट्रक्चर है। बिगिंस विद ए कैजुअल रेफरेंस टू रिलेटिव्स, शुरुआत करता है कैजुअली, यूं ही, कैजुअल यानी यूं ही अपने कुछ रिश्तेदारों का रेफरेंस देकर के शुरुआत करता है। एंड ग्रेजुअली मूव्स इनटू कैरेक्टर स्केचेस, और फिर धीरे धीरे उनका पूरा कैरेक्टर स्केच हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। डेवलप्स थ्रू एनेक्डोट्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ इन्वेंटेड रिलेशंस लाइक जेम्स एलिया, ठीक है। कहानी ऐसे को आगे कैसे बढ़ाएगा? एनेक्डोट्स के माध्यम से, और अपने जो इमेजिनरी जो रिलेटिव्स हैं, जैसे कि जेम्स एलिया हैं,
ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन दे करके, हालांकि जेम्स का नहीं देता, यहां पर आंट का और मैरी का देता है। इसको ब्रिजेट नाम का है ना, तो वही लिख देते हैं इसमें, आंट होगी, ब्रिजेट होगी, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन देता है। नो क्लियर डिवीजन इनटू सेक्शंस, इसमें कोई स्पष्ट सेक्शंस बनाए हुए नहीं है, इसको डिवाइड नहीं किया गया है। आइडियाज फ्लो नेचुरली एज इन कॉन्वर्सेशन, जैसे हम बातचीत करते हैं आपस में, तो ऐसे कोई स्टेंजा वाइज या पैराग्राफ वाइज बात थोड़ी करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड थोड़ी करते हैं बातों को, नहीं, तो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में फ्लो करते हैं थॉट्स। एंड्स विदाउट ए फॉर्मल कंक्लूजन, अंत में कोई औपचारिक निष्कर्ष के बिना इसको खत्म कर देता है। मेंटेनिंग द एसेज इनफॉर्मल चार्म, और यह एक इनफॉर्मल स्टाइल है, तो इस तरह से ऐसे का जो इनफॉर्मल चार्म है उसको ये बरकरार रखता है। बड़ा समय जो है, घड़ी जो है इजाज़त नहीं दे रही है, कल वापस आपसे मुलाकात करेंगे, तब बात करेंगे इसके बारे में, और कल इसको शुरू करेंगे। थैंक यू आज के लिए, अगली क्लास का टाइम हो रखा बेटा। थैंक यू आप सभी को।